जैसा कि आप सभी जानते हैं, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म आप लोग भर चुके हैं। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग हम एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिसके अंदर आज पहला वीडियो लेक्चर में डाल रही हूँ अकाउंट्स के एमसीक्यूज के ऊपर। टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। So let's start with the video. Here the first question is, in accounts recording is made of only financial transactions, only non-financial transactions, financial as well as non-financial transactions, and personal transactions of the proprietor. इसके अंदर आंसर आपका रहेगा ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसके अंदर हम जितने भी नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको कभी रिकॉर्ड नहीं करते। मान लीजिए फर्म के अंदर किसी तरह की कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, कोई स्ट्राइक हो गई है, तो उसको हम कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इसके अंदर जो फाइनेंशियली हम जिसको मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों को हम इसके अंदर बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, घनश्याम इज अ फर्नीचर डीलर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स। सो हियर आर द फोर ऑप्शंस। आप सोच के बताइए कि इसके अंदर कौन सा सही आंसर रहेगा। घनश्याम एक फर्नीचर डीलर है और इसमें से किस ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है परचेज ऑफ टिम्बर फॉर 10,000। उसने टिम्बर खरीदी तो हम बिल्कुल इसको रिकॉर्ड करने जाएंगे। सेकंड है सोफा सेट 20,000 टेकन टू हिज होम। उसने बिजनेस से क्या किया, सोफा सेट था, उसने उसको जो है अपने घर ले गया, मतलब बिजनेस से निकाल के वो ले गया। दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। जब आप बिजनेस से पर्सनल किसी भी रीजन से कोई भी मतलब कैश विड्रॉ कर रहे हैं या कुछ भी मतलब आइटम ले रहे हैं तो वो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, उसका घर का फर्नीचर है और उसने उसको जाके सेल कर दिया 2,000 रुपए में, तो इसका बिजनेस से तो कोई रिलेशन है हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है? अगर हमने एसेट को परचेज किया है क्रेडिट के ऊपर, या हमने एसेट को परचेज किया है कैश में, या हमने मनी विड्रॉ करी है बिजनेस से, या फिर एम्प्लॉयज की जो स्ट्राइक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको भी बता चुकी हूँ। स्ट्राइक वगैरह जो होती है, लड़ाई झगड़े, ये सब नॉन फाइनेंशियल नेचर के हैं। लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उसका लास्ट स्टेप क्या होता है, तो ये तो ऑलरेडी आंसर टिक है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में हम जान सकते हैं इसके अंदर कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है बेसिकली वो कैसे होती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में अगर हम रिकॉर्ड नहीं करते तो फिर हम सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब छोटा बिजनेस होता है, स्मॉल बिजनेस होता है, तो हमारे लिए जर्नल बुक ही इनफ होती है। लेकिन जब हमारा बिजनेस बड़ा होता है तो फिर हमें वहाँ पे डिफरेंट बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद फिर ये हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग के बाद हम लेजर्स में ट्रांसफर करते हैं बैलेंसेस को, जिसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग, जिसको हम बोलते हैं सेकंड स्टेप होता है हमारा क्लासीफाइंग का। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके अलावा फिर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, फिर हम इंटरप्रेट करते हैं कि भाई हमने जो भी सारा डाटा कलेक्ट किया इसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होती है फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को आगे डिफरेंट पार्टीज को पास ऑन करते हैं। ठीक है, तो वेरियस पार्टीज को जब हम बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं तो वही हमारे क्या होती है, लास्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन से होते हैं। तो इसके ऑप्शन देख के बस सोचिए कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो इंटरनल यूजर्स मैं आपको बता दूं, दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं, पहली बात तो जो बिजनेस का ओनर है ना, जो आपके सीईओ वगैरह होते हैं जैसे, ठीक है, तो इंटरनल यूजर्स होते हैं।
इसके अलावा जो भी मैनेजर्स होते हैं वो इंटरनल यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, जो आपके डेटर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे, या जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, ये भी एक्सटर्नल यूजर्स का ही पार्ट है। जो पब्लिक होती है वो भी एक्सटर्नल यूजर का पार्ट है। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी एक्सटर्नल यूजर का पार्ट है। तो ये सारे आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो इसके अंदर अब आप आंसर देख सकते हैं कि इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन है। तो आपको बता ही दिया मैंने, ये एक्सटर्नल है ये तीनों। तो मैनेजमेंट जो होती है वो इंटरनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन है। ऑप्शंस देख के सोचिए इसका आंसर क्या रहेगा। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन इसके बारे में कर चुकी हूँ कि एक्सटर्नल यूजर्स हमारे कौन होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स तो रिसर्चर्स भी एक्सटर्नल है, गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी एक्सटर्नल। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन नहीं है। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज नोट वाले क्वेश्चन पे कई बार बच्चे गलती कराते हैं। तो नोट मीन्स इनमें से कौन सा नहीं है। लैंडर्स हैं, एक्सटर्नल है, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं और पब्लिक है। मैंने बताया लैंडर्स एक्सटर्नल है, एम्प्लॉयज भी एक्सटर्नल होते हैं, पब्लिक भी आपकी एक्सटर्नल होती है। जो आपके ऑफिसर्स होते हैं वो आपके इंटरनल यूजर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सी अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं है। देखिए, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, एविडेंस इन लीगल मैटर्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। आपको ऑप्शन पढ़ के थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये पहले तो आप इसमें से ये देखिए कि लिमिटेशन कौन सी है। अकाउंटिंग जो होती है वो कन्वेंशंस के ऊपर बेस है, ठीक है, बिल्कुल। एविडेंस इन लीगल मैटर, ये बात सच है, बट ये उसकी लिमिटेशन नहीं है, ये तो उसका बेनिफिट हुआ, है ना। तो ये तो उसकी लिमिटेशन, ये तो बेनिफिट है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यानी हम सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की रिकॉर्डिंग करते हैं, क्वालिटेटिव नेचर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते, ये भी लिमिटेशन है। इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती, कन्वेंशंस पे बेस है। ये तीनों लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेट लायबिलिटी कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रोप्राइटर, प्राइवेट एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, क्या ये उसका ऑब्जेक्टिव है। सोचिए। नेक्स्ट ऑप्शन, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, बिल्कुल है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि प्रोप्राइटर की पर्सनल प्राइवेट एसेट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन देना अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट एंड वेरीफिएबल बाय डॉक्यूमेंट, इट हैज द क्वालिटी ऑफ। अगर वो चीज वेरीफाई हो सकती है और वो फैक्ट्स पे बेस है, तो उसके अंदर कौन सा फीचर है। देखो, रेलिवेंस का मतलब ये होता है कि वो चीज हमारे डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट हो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिल जाती है तो वो रेलिवेंट होती है, ठीक है। टाइम पे मिल जाती है तो वो रेलिवेंट होती है और वो आपके डिसीजन मेकिंग में मदद करती है, तो वो रेलिवेंट होती है। रिलायबल इन्फॉर्मेशन तब होती है जब वो विश्वसनीय होती है, ठीक है। विश्वसनीय यानी कि वो फैक्ट्स पे बेस होती है। अगर कोई भी चीज फैक्ट्स पे बेस है तो वो रिलायबल है। जिस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हो वो भी रिलायबल है। तो आंसर तो आपको हो ही गया, पता लग गया। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब भी मैं बता देती हूँ, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है वो ऐसी हो जिसको आप समझ सको, ठीक है, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सको। और इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए, जब आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ या प्रीवियस जो आपकी रिकॉर्ड्स होते हैं उनके साथ आप उसको कंपेयर कर सको। तो ये चार जो होते हैं ना क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सोचिए। सेकेंड, इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, में घर का फर्नीचर बेचा, हमें क्या मतलब नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड, सिर्फ ऑर्डर ही आया है, क्या हम रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं। इंटरव्यू लिया है, रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं। इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसको क्यों रिकॉर्ड करेंगे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया तो उसका पर्सनल यूज के लिए एंड ऑल, नहीं। इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। जब भी बिजनेस से आप अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा या सामान निकालते हो तो हम उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। ड्रॉइंग डेबिट नेचर की होती है।
बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ, बुक कीपिंग जो होती है वो मेनली किस चीज के साथ कंसर्न्ड है। देखो दो चीजें होती है, एक होती है बुक कीपिंग, एक होती है अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग ये मान के चलिए, बुक कीपिंग का मतलब नाम से ही पता चल रहा है सिर्फ बुक में रिकॉर्डिंग करनी है। और जो अकाउंटिंग है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आती है, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आती है। बुक कीपिंग में क्या है, सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है, आपने जर्नल बना दिया, सब्सिडरी बुक्स बना दी, बुक कीपिंग ऑलमोस्ट वहीं तक है। उसके बाद जब आप उसको मतलब पोस्टिंग कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, उसके बाद डिफरेंट पार्टीज, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स को वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो, वो सब इसके बाद अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का एक क्षेत्र है, एक सब फील्ड है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, सब आपने पढ़ा है कॉलेज वगैरह में कि ये तीनों अकाउंटिंग का ही एक तरीके से सब डिवीजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटीज, टैक्सेशन अथॉरिटीज के लिए सबसे रेलिवेंट कौन सा रहेगा, सबसे रेलिवेंट रहेगा प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, जो साल के दौरान आपने प्रॉफिट अर्न किया, टैक्सेशन अथॉरिटीज के लिए वही बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बाकी उनके काम का क्या है, कैश बैलेंस, क्रेडिट सेल, बुक वैल्यू नहीं, उन्हें प्रॉफिट से मतलब है। Which of the following limitation of accounting states that account may be manipulated to conceal vital facts? तो accounting is not fully exact, may lead to window dressing, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। सोच के देखिए इसका आंसर क्या रहेगा। ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग जो होती है उसमें आप जब फैक्ट्स को कंसील करते हो, सच छुपाते हो, किसी तरह की कोई घपलेबाजी करते हो, प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हो, लॉसेस को कम दिखाने की कोशिश करते हो, या फिर एसेट्स को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हो, लायबिलिटीज को कम दिखाने की कोशिश करते हो, तो उस चीज के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, चार ऑप्शंस हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अगर हमारे कोई खर्चे करने बाकी हैं तो वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी होएगी। बिल्स पेएबल है, लायबिलिटी होएगी। क्रेडिटर है, लायबिलिटी होएगी। तो ये सारे हमारे क्या है, करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन चारों में से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेजेस, वेजेस कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, वेजेस तो आप हर महीने या डेली बेसिस पे वर्कर को पे करते ही हैं, तो वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। रिपेयर एक्सपेंसेस और बिल्डिंग एक्सपेंसेस जो बिल्डिंग पे हो रहे हैं, रिपेयर के खर्चे हो रहे हैं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट आपका नहीं होते हैं। फिर उसके बाद वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आपने बिल्डिंग बनवाने के लिए मान लीजिए वेजेस दिए हैं। देखो जब एसेट क्रिएट होता है ना, मान लो जब भी एसेट क्रिएट होता है तो उसके क्रिएशन पे जो खर्चा हो रहा है वो भी कैपिटल नेचर का होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है। मान लो आप कोई नई मशीनरी परचेज कर रहे हो, तो नई मशीनरी के साथ उसको लाने का, उसको इंस्टॉल करने का जो खर्चा है वो भी कैपिटल नेचर का है, वो मशीनरी की वैल्यू के अंदर ऐड होता है। तो जब एसेट का क्रिएशन हो रहा है, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो वो भी आपका क्या रहेगा, वो भी आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड, अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म, यानी जिसने हमारी बिजनेस को पैसा देना है, वो हमारे क्या होते हैं, सोच के देखो, डेटर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, सप्लायर होते हैं, क्या होते हैं, तो भाई वो तो हमारे डेटर होते हैं, क्योंकि डेटर वो लोग होते हैं जो देनदार होते हैं, जिन्होंने हमें पैसा देना है। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो लेनदार होते हैं, जिन्होंने हमसे पैसा लेना है। गुड्स का क्या मतलब है, अगला क्वेश्चन, गुड्स का क्या मतलब होता है। गुड्स का मतलब होता है commodity to be bought and sold, commodity to be bought but not to be sold, commodity to be used as an asset या all of the above। तो गुड्स का मतलब वही है जो हम खरीद और बेच रहे हैं बिजनेस में, जो हम बाय एंड सेल कर रहे हैं। इसके बाद है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट। ये तो मैंने लिख दिया भाई, वो तो कैश डिस्काउंट है, जब आप पेमेंट रिसीव करते हो उस टाइम पे जो आप डिस्काउंट देते हो। क्यों, क्योंकि आपको मान लो कोई आपको ये बोल देता है कि यार मैं ना आपको कैश में पेमेंट कर दूंगा, बट चलो आप मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दो, यानी आप इसी लालच में कि चलो कैश में पैसा मिल रहा है, ब्लॉक भी नहीं हो रहा है, कोई
मतलब मेरा कोई डेटर क्रिएट नहीं होगा, तो इसीलिए आप क्या करते हो, उसको थोड़ा डिस्काउंट देके कैश में पेमेंट ले लेते हो, आपका ये बेनिफिट है, ठीक है। विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जब मैं गुड्स को सेल कर रही हूँ, सेल करते टाइम जब मैं डिस्काउंट दे रही हूँ तो वो मेरा ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है। विच इज अलाउड बोथ एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स, अलाउड इन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर यही है कि जब आप सेल करते टाइम डिस्काउंट देते हो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, यानी ट्रेडिंग करते हुए दे रहे हो, और जब कैश पेमेंट की वजह से दे रहे हो तो कैश डिस्काउंट बोलते हैं। कैश डिस्काउंट इज विच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, इसका आंसर तो मिल गया था ऊपर। करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होगा, देखो डेटर हमारा करंट एसेट है, बैंक बैलेंस हमारा करंट एसेट है, मोटर कार हमारी करंट एसेट नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे करंट एसेट है। तो सेवंथ का आंसर है बी। टेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड, टेंजिबल एसेट में गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है, स्टॉक हमारा क्या होता है, सोच के देखो स्टॉक क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा टेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड, तो गुडविल तो आपका वैसे ही कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेंजिबल एसेट में क्या नहीं है। तो आप एक तरीके से ये सोच सकते हो इनमें से टेंजिबल एसेट क्या है, फर्नीचर भी टेंजिबल है, कैश भी टेंजिबल है, स्टॉक भी आपका टेंजिबल एसेट है। तो टेंजिबल एसेट क्या नहीं है, गुडविल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इनटेंजिबल एसेट है। इस तरह क्वेश्चन को ना पहले अगर आपने सिंप्लीफाई करना तो यहीं से, टेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड, इट मींस इट इज इनटेंजिबल। तो सीधा सोचो ना ऑप्शन में इंटेंजिबल कौन सा है, कंफ्यूज होने की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग, इसमें से कौन सा जो है वो ड्राइंग कहलाएगा। ड्राइंग की डेफिनेशन मैंने बता दी है, विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉइज बिल्कुल भी नहीं, विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर, विड्रॉइंग मनी फॉर बिजनेस टू प्राइवेट एक्सपेंस, विड्रॉइंग मनी फॉर परचेज ऑफ एन एसेट, आंसर विल बी सी। जब आप अपने पर्सनल किसी यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो तो वो ड्राइंग है। मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मेन फीचर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व करता है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज को दिखाता है, मनी की टर्म में एक्सप्रेस होता है। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। करंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड, करंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूछ रहे हैं हमसे भाई इनमें से नॉन करंट लायबिलिटी बताइए कौन सी है। सोच के देखो, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स आपके नॉन करंट है, बाकी तीनों करंट लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि करंट लायबिलिटी वो होती है जो 12 मंथ्स तक के साइकिल के अंदर या जो उसका ऑपरेटिंग साइकिल होता है उसके अंदर अंदर पे हो जाती है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक वीडियो लेक्चर रखेंगे, ये भी अच्छा टॉपिक है, इसकी भी एक टेक्निकल पॉइंट है which you should know. Purchases refers to buying of, purchases refers to buying of, परचेजेस का क्या मतलब है, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट फॉर फैक्ट्री, गुड्स फॉर रीसेल या इन्वेस्टमेंट। भाई परचेजेस रेफर्स टू द बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, क्योंकि बिजनेस में जब आप दोबारा बेचने के लिए सामान खरीद रहे हो तो उसी को हम परचेज कहेंगे। द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर सेल्स ऑफ डैश एंड इज नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ डैश। सेल्स का मतलब क्या होता है, देखो सेल्स बिजनेस के अंदर सेल का मतलब यही है कि आप गुड्स को जो है सेल कर रहे हो, ठीक है, एंड इज नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ एसेट। तो बिजनेस में जो गुड्स का सेल परचेज हो रहा है उसके लिए हम बाय, सेल, सेल परचेज ये सब टर्म यूज करते हैं गुड्स के लिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, इसमें से कौन सा इंटेंजिबल नहीं है। इंटेंजिबल नहीं है इसका मतलब टेंजिबल पूछ रहे हैं, टेंजिबल कौन सा है, तो आप सोच के देखिए इसमें से कौन सा जो है आपको टेंजिबल लग रहा है। पेटेंट्स, गुडविल और ट्रेडमार्क, ये तीनों तो इंटेंजिबल होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो टेंजिबल एसेट का पार्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सेल ऑफ गुड्स वाज वर्थ 2 लाख द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 10,000, दिस इज, ये क्या है, ये इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन है, ये इवेंट और ट्रांजैक्शन दोनों है, या ये कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर के एंड पर ड्यूरिंग विच सेल ऑफ गुड्स वाज वर्थ 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 10,000, ठीक है, इतने की सेल हुई, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का हमारा बचा। तो ये आपका इवेंट भी है, ये आपका ट्रांजैक्शन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनमें से कौन सा है। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग के लिए दे रहे हो, वाइट वॉशिंग के लिए दे रहे हो, कंस्ट्रक्शन के लिए, क्लीनिंग के लिए। अभी मैंने बताया जब कंस्ट्रक्शन, जब क्रिएशन ऑफ एसेट होता है ना तो उस पे जो खर्चा हो रहा है वो भी आपका कैपिटल नेचर का होता है।
तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हमने अच्छे से जान लिए। इसके बाद हम लेटर ऑन अगली वीडियोस में 1 बाय 1 टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे, जो कि आपकी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।